नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम फिर से लेके आए हैं वो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। आज प्रश्न आंसर नहीं है, क्वेश्चन आंसर नहीं, बल्कि टॉपिक है जो हर बार हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो उससे संबंधित ये सारे के सारे प्रश्न टॉपिक है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। कम से कम 3 से 4 नंबर आपका जियोग्राफी में बढ़ने की पूरी पूरी गारंटी है। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, जिनके जिनके भी परीक्षा भी बचे हुए हैं, आप लोग टाइम मैनेजमेंट करके क्वेश्चन कम गलत करें, भले ही स्किप हो जाए, आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, कम से कम 140-50 प्लस ही अटेम्प्ट करिए आप प्रश्नों को। ठीक है, और देखिए, हर जगह लगभग 40 से 42-45% यहीं उपस्थिति है। 65% बच्चे नहीं जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, या किसी न किसी रीज़न से छूट जा रहा है। तो आप लोग एक धैर्य बना के आराम से एग्ज़ाम दीजिए। और चलिए, आज का ये महत्वपूर्ण सीज़न जो है, इसमें लगभग ये आपको इसमें से कम 4 प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे आने वाले एग्ज़ामों में। क्योंकि देखिए, महत्वपूर्ण रेखाएँ, इससे बार-बार प्रश्न बन रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण रेखाएँ से बार-बार प्रश्न क्या बन रहा है? समोच्च रेखा। ठीक है, समोच्च रेखा किसे कहते हैं? समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को। देखिए, काल्पनिक रेखा सब में लगा रहेगा। अब इसमें क्या क्या है, कैसे आप पकड़ेंगे, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं इसको जूम कर लूँ थोड़ा सा, और उसमें आप लोगों को देखने को आसानी से मिलेगा। जैसे समोच्च रेखा, काउंटर, ठीक है, समान ऊंचाई वाले स्थान को। लेकिन समदाब, समदाब मतलब आइसोबार। आइसोबार, बार माने जानते हैं ना कि बार, जो बैरोमीटर होता है वो वायुदाब होता है, तो इसी बार को आप वायुदाब के लिए बार से संबंध संबंध बना लेंगे। फिर है समवर्षा रेखा। तो ये होता है आइसो हाइट। आइसो हाइट मतलब होता है समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, आइसो हाइट कहलाती है। फिर है समताप रेखा। समताप रेखा को बोलते हैं आइसोथर्म। देखिए, अगर इसमें ब्लर दिख रहा है, नहीं साफ दिख रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप नोट करते रहिएगा। आइसोथर्म, आइसोथर्म वाले को समान ताप वाला, थर्म मतलब थर्मामीटर से समझ लीजिए कि थर्मोमीटर क्या नापता है, तापमान को नापता है। ठीक है, उसके बाद ये सममेघ रेखा। ठीक है, समवेग रेखा समान बादल वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा है। समभूकंपी, समान भूकंप तीव्रता वाले स्थान को मिलाती है। समलवणता, देखिए 3 से 4 आता है। जो जो मैं ये लाइन लगा रखा हूँ, समवर्षा पूछता है, समदाब पूछता है, और ये समवर्षा, समदाब, समताप, और ये समलवण। यही 4 चीज़ अक्सर पूछा है। हैचर नक्शा से नक्शे वाली की बात करता है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपको प्रश्न एक देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन या कुछ समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, बस बता रहा हूँ कि कहाँ से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए, आपका एक प्रश्न यहाँ से मिलता है। हर बार अगर आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो वहाँ से होता है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह और बाह्य या जोवियनियन ग्रह। ठीक है, इसके बारे में हमेशा एक प्रश्न मिलता है। तो आपको कुछ नहीं देखना है। पार्थिव ग्रह का मतलब आंतरिक ग्रह होता है, जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसमें चट्टानें, ठोस सतह, कम उपग्रह और छल्ले और अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, और छल्लों का अभाव होता है। इतने से ये आप जिसमें पूछते तो आप समझ लीजिए कि आंतरिक ग्रह की चर्चा कर रहा है। सूर्य से ये देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद दिया है कि जो जवीनियन में तो गैसीय ग्रह होता है, वो ग्रहों की अधिकता होती है, छल्ले विद्यमान होता है और अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। इनसे ये सारे के सारे बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 नंबर बनने का आपका चांस रहता है। अब देखिए, लीप, ये आप लीप वर्ष से ज़्यादा आपको ज़रूरी है ये चीज़ें। यहाँ से ज़्यादा आपको आप इसको देखे हैं, पढ़े भी होंगे, बस यहाँ रिवीजन के तौर पे हम लोग करेंगे कि 23 सितंबर को क्या होता है, शरद ऋतु होती है। और उसके बाद 21 मार्च को भी शरद ऋतु होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूछे तो दिन रात बराबर होता है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। अगर आपको उत्तरी ध्रुव पे पूछा जाए कि 21 जून को क्या होता है, तो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। और दक्षिणी ध्रुव में आपका 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। बस इतना यहाँ से पूछता है। ठीक है, इस चीज़ को आप जान लीजिएगा। मौसम बदलने की प्रक्रिया है, कब सूर्य का तापमान कैसा होता है। देखिए, यहाँ पे दे रखा है आपको कि न्यूनतम दूरी जो सूर्य से पृथ्वी के बीच होती है वो 3 जनवरी को होती है। उपसौर कहलाते हैं। यहाँ देखिए, आपको याद करने का सरल तरीका ये है कि 3 जनवरी आती है, न्यूनतम मतलब ठंडी। ठीक है, न्यूनतम मतलब ठंडी। आप इतने समझ लीजिए कि जनवरी में ठंडी रहेगी, और अधिकतम उपसौर जुलाई में गर्मी। तो दूरी का मतलब उल्टा होता है कि जब
आपका कम दूरी है तो गर्मी होने के बजाय ठंडी रहेगी हमारे यहाँ, और अधिकतम दूरी पे गर्मी के बजाय ठंडी के बजाय गर्म रहेगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। एक और ऑप्शन है कि न्यूनतम 3 जनवरी, महीने के हिसाब से देखिए न्यूनतम पास का महीना कौन सा है 3 जनवरी, और दूर का महीना कौन सा है 4 जनवरी। तो अपसौर और उपसौर हो जाएगा। ठीक है, एक और ट्रिक यहाँ आप समझ सकते हैं कि उपसौर, जो है बाद में आता है तो उसमें पहले वाला महीना आएगा, और जो है ये पहले आता है तो इसमें बाद वाला महीना आएगा। यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है, देखिए अगला से यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक रेखा में हो तो उसे सिजकी कहते हैं, और यहाँ पे बड़ा वाला ज्वार भाटा आता है जब 180 अंश के सीध में ये लोग तीनों होते हैं। तो उसके बाद है कि चंद्रमा पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को पेरोजी कहते हैं और अधिकतम दूरी की अपोजी कहते हैं। ठीक है, वर्ष में अधिकतम 7 चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण संभव होता है। ठीक है, ज्वार भाटा के बारे में देखिए, ये मून के बारे में तो बहुत कम पूछता है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा ज्वार भाटा का सीधी सीधी ये भैया कि कैसे उत्पत्ति होती। तो सूर्य की गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का अपकेंद्रीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, सिर्फ सूर्य का गुरुत्वीय बल होता है। ठीक है, 90 अंश जो अगर बनाता है, अगर इस तरह से बनाता है, देखिए अगर यहाँ सूर्य, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा है तो सबसे बड़ा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ये सूर्य और ये पृथ्वी और ये सूर्य ये चंद्रमा हो जाए 90 अंश का, तो यहाँ पे छोटा वाला आता है ज्वार भाटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये दे रखा है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। इसमें से इतना बड़ा नहीं आप लोगों को देखना, बस 4 चीज़ें देखनी है। 4 चीज़ें में ग्रहाणु परिकल्पना किसने दिया है, तो टी.सी. चैम्बरिन ने दिया है। ज्वारी परिकल्पना जेम्स जीन्स ने दिया है। ठीक है, और विखंडन सिद्धांत जॉर्ज डार्विन ने दिया है। इसके बाद आपको व्यय राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट ने दिया है। ठीक है, और निहारिका परिकल्पना लप्लासा ने दिया है। बस इतने लोगों को यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, ये आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो आप ये सारी चीज़ें आपको पता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग अगर देख के प्रत्यक्ष रूप से करें, ज्वालामुखी चट्टान से होता है, और अप्रत्यक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र, उल्कापिंड या भूकंपी तरंग के द्वारा होता है। लेकिन ये यहाँ से नहीं ज़्यादा कुछ कहेगा, लेकिन भूपर्पटी, मेंटल और क्रोट के बारे में जो पढ़ते हैं, इससे हम लोगों को प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, ये पता चला है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या क्या नाम दे रखा है। भूपर्पटी सियाल, और उसके बाद जो मेंटल है सीमा, और जो क्रोड है वो निफे से बना है। ठीक है, सियाल, सीमा, निफे। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, जैसे भूपर्पटी में 5 से 30 जो किलोमीटर तक है वो भूपर्पटी है, और उसकी ये मोटी, हल्की और ग्रेनेटिक होती है, और जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, और महासागरीय क्रस्ट जो होता है वो बैसाल्टिक होती है। 2 प्रमुख भाग भाग क्या क्या है, सियाल, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। किस किस की, सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता। ये कहाँ होता है, महासागरीय क्रस्ट वाले में। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ इस चीज़ को पूछे या न पूछे, लेकिन आपको यहाँ से ज़रूर पूछने को मिला। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, मैं ज़्यादा इसको, हाँ ये क्वेश्चन आपको एक चीज़ दिखा दूँ, इसको पूछता है एस्थनोफियर, ये सेकेंड वाला, इसकी डिस्टेंस पूछता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप तैयार रखिएगा। दुर्बल तापमंडल कहाँ पाया जाता है, तो आपको ये मेंटल वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है, और ये तत्वों की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। तत्वों के बारे में अभी तक तो नहीं पूछा, हाँ इसके बारे में पूछ रहा है भाई। इस चीज़ को आप तैयार अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, इसको कोई मुझसे रोटी गुड़ ला दो या ले लो। ठीक है, ये आपका ट्रिक रहना चाहिए। और इसमें दे रखा है कि ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी के बीच के भाग को कोणार्क असमता कहते हैं, या जो मिलाती है वो कोणार्क समता कहते हैं, और कोई का हो जाएगा आपका कोणार्क। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस हिसाब से। फिर निचली भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल को आपको मोह विष असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, तो मोहे मतलब मुझे कोई हो जाएगा, मुझे से मोहे। ठीक है, उसके बाद है कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को रेप्टी असंबद्धता बोलते हैं, तो रोटी से हो जाएगा आपका रेप्टी। ठीक है, उसके बाद है निचला मेंटल और बाह्य क्रोट से मोह आपका हो जाएगा गुटनबर्ग, गुड़। ठीक है, गुटनबर्ग हो जाएगा गुड़। उसके बाद बाह्य क्रोड और आंतरिक कोड आपको हो जाएगा लादो, लहमैन। यहाँ से आपको एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। आप लोग जो लोग दे के आ रहे हैं तो आप पूछ के देख लीजिएगा।
चट्टान आपको तैयार रखना है, चट्टान से आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अब चट्टान में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, देखिए अग्नि चट्टान से ही प्रश्न ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। अंतर्भेदी और बहिर्भेदी अगर इसके बारे में पूछे तो ये अग्नि चट्टान से ही संबंधित सबसे ज़्यादा प्रश्न अग्नि चट्टान से। अग्नि चट्टान को आप लोग देख लीजिएगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कैसे, बस इतना बताता जा रहा हूँ कि कहाँ से प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका बनेगा प्रश्न भूकंप से। भूकंप में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा भाई, भूकंप का आ रहा है, भूकंप से प्रश्न आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि भूकंप मूल जहाँ से उत्पत्ति का केंद्र उसे कहते हैं, और अधिकेंद्र कहते हैं जो जब सबसे पहले जहाँ जिस स्थान पे उसका अनुभव किया जाता है, मतलब कि यहाँ यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो भूकंप समरेखा, सम भूकंप रेखा को अभी हमने उधर बताया था, आइसोमेल लाइन को समान भूकंप तीव्रता वाले स्थान कहा जाता है। भूमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि और जीवों कुत्तों के व्यवहार में बदलाव, अगर भूकंप आने वाला होता है ये दोनों चीज़ें होने लगती है पहले ही, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं भूकंप के प्रकार में क्या क्या है, वो चीज़ आप देखिए। लेकिन यहाँ पे देखिए तरंगों के बारे में यहाँ से एक प्रश्न आपको फिर से बताऊंगा कि मैं बस वही टॉपिक पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा जो आ रहे हैं। लेकिन जितने भी इस वीडियो पर आप कहेंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन विथ एक्सपर्ट के नाम से, उस पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। अनुदैर्ध्य, ये प्राथमिक तरंगे जो है पी तरंग के नाम से जाता है, पी वेव के नाम से, ये अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है, अनुदैर्ध्य, ठीक। उसके बाद होगा सबसे पहले सतह पर पहुंचना, इसका काम है। सर्वाधिक वेग भी होता है, और ठोस द्रव गैस तीनों में चलती है। प्राथमिक तरंगे जो है ठोस द्रव गैस तीनों में चलती है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजरने में सक्षम है, और खिंचाव एवं निचोड़ दोनों काम करती है। सीधी सीधी ये पूछता है क्या ठोस द्रव गैस में चलती है, कौन सी तरंगे, तो आप पी तरंगे कहिएगा। पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजरने में सक्षम है, कहाँ सबसे तेज पहुंचना इसी का काम है, ठीक है। यहाँ से हो गया। और द्वितीय तरंगे क्या होती है, आड़ी अनप्रस्थ या जल तरंग, जो आपको ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। इसके बारे में दे रखा है, केवल ठोस भाग में चलती है। ये प्रश्न बनता है कि ये क्या द्रव में चलती है क्या, नहीं। पी तरंग जो यस तरंग कहलाती है ये सिर्फ ठोस भाग में चलती है। ये प्राथमिक तरंग के से कम वेग में होती है, लेकिन और कम विनाशकारी भी होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये यल तरंग। यल तरंग का होता है, इसके बारे में धरातल तक ही सीमित है, सबसे कम वेग, मतलब सबसे खतरनाक आपका पी तरंग हो जाएगी, उससे कम आपका यस तरंग, और सबसे कम यल तरंग। सिस्मोग्राफ में सतह पर पहुंचने वाली अंतिम तरंग यही होती है, यल तरंग, ठीक है। तो आप इतने से याद रखिएगा, पी जो है प्राइमरी सबसे खतरनाक है, यस जो है मीडियम है, और यल जो है आपका उससे भी कम है, ठीक। तो यहाँ से इस चीज़ को आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा दे रखा है, इसमें का एक चीज़ ये आप याद कर लीजिएगा किस किस से ये नापा जाता है। तो ये मार्केली स्कैन और रिएक्टर पैमाना और रॉसी फेरर, ये तीनों से मापा जाता है। इस चीज़ को आप तैयार रख लीजिएगा, ठीक है। भूकंप के प्रकार में ज़्यादा मैं नहीं चर्चा करना चाह रहा हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन देखिए इसको देख लिया जाए। टैक्टेनिक भूकंप, पत्तन भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, जलाशय प्रेरित और विस्फोटक भूकंप, ये चार प्रकार के हैं। जो टैक्टेनिक है, प्लेटों का टकराना और खिसकना, ये पृथ्वी के अंदर का है। और पतन भूकंप, खदान एवं गुफा का भूमिगत पतन जब होता है। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी, और जलाशय भूकंप बांध बनाने के कारण जब बांध बनता है तब। और विस्फोट भूकंप परमाणु परीक्षण के द्वारा होता है। तो ये आप यहाँ से हो गया। देखिए अभी ये अपर्दन के बारे में दे रखा है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, ये बड़ी वीडियो हो जाएगी। हाँ, ये एक नंबर आपका यहाँ से बनेगा, इस चीज़ को आपको तैयार करना रखना है। एक नंबर ये कैसे बनेगा, देखिए चालन विधि क्या होता है इसके बारे में आपको याद रखना है। वायुमंडल की निचली परत को गर्म होता है, इससे किससे, चालन विधि से। संवहन विधि जो होती है वायुमंडल का लंबवत तापमान गर्म करता है, और विकिरण जो है सूर्यताप से पृथ्वी को गर्म करता है, ठीक है। और अभिभवन में उष्मा का क्षैतिज संचारण होता है। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। और हाँ, एक प्रश्न आपका पवन से आता है, इस जगह से आपको तैयार रखना है। यहाँ पे ठंडी और गर्म के बारे में चर्चा कर रहा है, कम करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम जरूर पूछता है। जैसे चिनूक अमेरिका का है, फान आल्प्स फ्रांस इटली का है, सीमूम जो है सहारा जॉर्डन इराक सीरिया, खमसिन मिस्र का है, हरमट्टन सहारा क्षेत्र का है, डॉक्टर विन गिनी तट का है, सिराको उत्तरी अमेरिका, यामो जापान, हबूब उत्तरी सूडान,
जोंडा अर्जेंटीना, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड और भारत का, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सारी की सारी गर्म पवने हैं। और ठंडी पवनों में देखिए कौन सा है, स्थानीय पवनों पर ये चर्चा हो रही है। मिस्ट्रल जो है फ्रांस में राइन नदी की घाटी मिस्ट्रल, बोरा एड्रियाटिक सागर। उसके बाद यूएसए मतलब अमेरिका में नॉर्दर्न ब्लिट्ज़ार्ड ध्रुवीय क्षेत्र में है, लेवेंटर स्पेन में है, पामागो मैक्सिको तट, पामारो अर्जेंटीना उरुग्वे, पुरगा। देखिए इसमें से सारा नहीं आ रहा है, जो आ रहा है मैं उसको समझा दे रहा हूँ। चिनूक, वान, शिमूम, खमसिन, हरमट्टन, डॉक्टर वे, सिराको, उसके बाद यामो और आपका नार्वेस्टर। ये आपको तैयार इधर से रहना चाहिए, मिस्ट्रल, नार्दर्न, लेवेंटर। ठीक है, इस इधर से आपको ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। ये प्रश्न प्रीवियस में पूछा है। बादल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस पहुंचने वाले हैं, वीडियो ख़त्म ही होगी। बादल के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। बादलों की दिशा और गति का मापन नेफोमीटर करता है। उसके बाद ये कि वर्षा स्तरीय बादल जो निम्न स्तरीय बादल कहलाता है वो कैसे होते हैं, काले रंग के, भूरे रंग के होते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवरोधक होते हैं। स्तरीय मेघ जो होते हैं लगातार वर्षा या छायादार परत नीले रंग के बादल होते हैं। ठीक है, कपासी मेघ कैसे होते हैं, गुंबदगार फूल गोभी के समान होते हैं, स्वच्छ मौसम के सूचक होते हैं, फूले हुए कपास जैसे होते हैं। ठीक है, पश्चाप जो होते हैं, पश्चाप हैं, ये हिमकरणों से पूर्ण चक्रवात के सूचक होते हैं। सोच लीजिए, वर्षा का अभाव होता है, अगर इसको देखिए तो समझिए चक्रवात आने की संभावना है। और कपासी वर्षा बादल गर्म और वर्षा वाले बादल होते हैं। मध्यवर्ती बादल पतली चादर के समान होते हैं, वर्षा और बर्फबारी से पहले दिखाई देते हैं। और मध्य कपासी में क्या होता है, छोटे गोल लहरदार गरज के साथ बारिश। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट करके याद कर लीजिएगा। इस चीज़ को मैं नहीं बताऊंगा, मतलब ये जो कोपेनहेगन का इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ये लंबा चौड़ा है, यहाँ से आएगा। फिर ये जो क्षेत्रीय बारिश की बात होती है, मानसूनी वर्षा जो कहलाता है चक्रवात में, नॉर्वेस्टर, चैलीब्रास, आमदृष्टि, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेना है। रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल, ये याद कर लीजिएगा। देखिए इस पर थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। रबी की फसल गर्मी में होती है, सॉरी शीत ऋतु, मतलब जब अभी बोया जाएगा, जैसे गेहूँ, जौ, चना। ठीक है, और कटाई अप्रैल में होगी और अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है। उसके बाद है खरीफ, जो गर्मी में होता है ना, उसके बाद वाला। क्योंकि गर्मी में हम लोगों को खीरे, ककड़ी ये जो मिलता है ये जायद में आता है। तो खरीफ उसके बाद वाला, जिसमें हम लोग धान वगैरह लगाते हैं। तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, ये सब जून जुलाई में देखिए रोपा जाता है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। और जायद मार्च अप्रैल में लगा के जून जुलाई तक काट लिया जाता है। जिसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, राज्य मार्ग का आप तैयार कर लीजिएगा। राज्य मार्ग में ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। स्वरूप, चतुर्भुज और गलियारा, दो ही टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, और जल मार्ग में आपका यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि कौन सा सबसे बड़ा या सबसे छोटा है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा जल मार्ग है इलाहाबाद से हल्दिया वाला है। उसके बाद आपका है आपका काकीनाडा से मरकस्सम वाला। ठीक है, बस दो ही चीज़ आपको याद कर लेना है। साक्षरता दर के बारे में आपको बता दें तो सबसे कम साक्षरता दर और सबसे अधिक वाला आप याद कर लीजिएगा। सबसे कम कहाँ है अगर पूछा जाए तो बिहार में, सबसे अधिक कहाँ है केरल में है। अगर पूछ दे आपसे कि सबसे कम केंद्र शासित में कहाँ है तो आप याद नागर दादर हवेली को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप सबसे ज़्यादा जनसंख्या के बारे में पूछिए। अगर केंद्र में पूछे मतलब केंद्र शासित में तो दिल्ली का घनत्व बता दीजिएगा। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या में और सबसे उसमें घनत्व में तो दिल्ली है। सबसे कम में अगर देखा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे कम में अगर और सबसे अधिक अगर राज्य में पूछे तो बिहार बता दीजिएगा। बस वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको लोगों को और ऐसे देखिए, आप लोग घबराइएगा मत, पेपर अच्छे से दीजिए, सब कुछ सही आएगा।